यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2011 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतिहास का। ये जो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी। सिंधु घाटी के जो लोग थे उसे किस खेल की जानकारी थी। ऑप्शन ए रथ दौड़, ऑप्शन बी पासे का खेल, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पासे का खेल। सिंधु घाटी के लोगों को जो है पासे का खेल की जो जानकारी थी। व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों को पासे का खेल की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को मनोरंजन का साधन पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि था। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए फारसी भाषा, ऑप्शन बी हेबू भाषा, ऑप्शन सी अरबी भाषा, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका अब हम लोग देखते हैं व्याख्या। चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में है। यह मुख्यतः सिंधु के इतिहास से संबंधित है, जो अरबों के सिंधु विजय का वृत्तांत है। इसकी रचना अली अहमद ने की थी। ज्ञात है कि अरबी लेखक अल-बुरुनी की पुस्तक तहरीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, नेहरू महालोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय योजना समिति, ऑप्शन बी बम्बई योजना, ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसकी व्याख्या देखते हैं। नेहरू महालोबिन युक्ति कौशल द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 था। इस योजना का उपनाम भौतिकवादी योजना था। योजना के प्रति व्यक्ति का आय 20% की वृद्धि हुई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभिकथन है। तो यहाँ पर देखिए अभिकथन में क्या लिखा है, प्रारंभिक आर्य आदिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न थे। कारण आर विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष का दृष्टिगोचर था। इसका हम लोग आगे देखते हैं। उपयुक्त वाक्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर चुनना ऑप्शन ए में लिखा है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी ए तथा आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है। आर का ए सही व्याख्या आर है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रारंभिक आर्य का निवास स्थल सिंधु तथा उसके सहायक नदियों के बीच का था। प्रारंभ से आर्यों का विस्तार सदैव प्रदेश में हुआ। बाद में ही आर्य कई वर्ग विभक्त हो गए थे, जिसमें कालांतर में युद्ध होते रहते थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में क्या लिखा है, निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए नंबर 1 त्रामपाषाण युग, 2 में लो युग, ऑप्शन 3 कांस्य युग, 4 में पाषाण युग। इसको क्या करना है, कूट में जो है चुनना है। तो ये 4 जो दिए हुए हैं इसमें से कौन कौन सही है। ऑप्शन ए में दिया है 3, 4, 1 और 4 सब सही है। बी 1 है, उसके बाद 2 है, इसके बाद 1 होगा, फिर 4 होगा, उसके बाद 3 होगा। सी में बोला गया है कि पहले 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। डी में कहा गया है कि पहले जो है कि आपका 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। मतलब सबसे पहले आपका 4 होगा। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब देखते हैं। 4 का मतलब जो है सब इसका जो है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में सबसे पहले आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें से 4 सही है। तो 4 में जो है कि आपका पाषाण युग पहले होगा, उसके बाद आगा त्रामपाषाण युग होगा, उसके बाद आपका जो है कांस्य युग होगा, फिर उसके बाद जो है लो युग होगा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में क्या लिखा है,
निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जिस प्रकार से जब आए थे उसके अनुसार से यहाँ पर क्रम वाइज लिखना है। तो 1 नंबर में बर्नियर दिया है, 2 नंबर में बतूता दिया है, 3 नंबर में हैंडसांग दिया है, 4 नंबर में विलियम हॉजेस दिया है। तो इसको आप लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में जो है 3 2 1 4 है, ऑप्शन बी में 2 3 4 1 है, फिर ऑप्शन सी में 4 2 3 1 है, ऑप्शन डी में 1 3 4 फिर 2 है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले आपका हो जाएगा 3, उसके हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 4। तो 3 में जो सबसे पहले हो जाएगा, 3 में क्या है, 3 में हैंडसंग है, फिर 2 में जो है ये तो बतूता है, फिर जो है कि 1 में जो है बर्नियर है, और फिर 4 में जो है विलियम हॉजेस है। तो इसका हम लोग सही व्याख्या को देखते हैं। क्या है व्याख्या में, हैंडसॉन्ग 629 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था, उसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। जबकि इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के दरबार में आया था। वर्नियर ने 1656 ईस्वी में मुगल दरबार में आया, जो दारो एवं औरंगजेब के उत्तराधिकार संघर्ष के साक्षी बना, और विलियम हॉजेस 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में आया था। अब हम लोग यहाँ पर सूची का मिलान करना है। सूची ए और बी जो है कि हम लोग यहाँ मिलाना है। ए में आपका जो इब्न बतूता है, फिर जो है कि बी में सर थॉमस है, पीटर मूडी है, बर्नियर है। इसको मिलान करना, मोहम्मद बिन तुगलक, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो ये जो है कि जो शासक थे और जो आए थे उसके अनुसार से देखना है। तो इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन के अनुसार जो है, इस ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो मिलान देखते हैं, इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, सर थॉमस रे जहांगीर के समय में, इस पीटर मूडी जो है शाहजहां के समय में, बरियर जो है औरंगजेब के समय में। ये आपका जो है कि सही मिलान हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में भी हम लोग को जो है कि मिलान करना है। जहरूद्दीन, जलालुद्दीन, नूरुद्दीन और आलमगीर, इसको जो सूची 2 में मिलाना, अकबर, बाबर, औरंगजेब, जहांगीर से। इसका देखिए तो इसका जो है कि ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इसका सही व्याख्या को देखते हुए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं सही व्याख्या क्या है। सही सुमेलन होगा आपका जहरूद्दीन जो है बाबर, जलालुद्दीन जो है अकबर। मतलब कि आपको यहाँ पर नाम किसका जो है उपनाम है वो चीज़ को यहाँ पर देखना है। तो बाबर का नाम जरूद्दीन था, जलालुद्दीन जो है कि आपका अकबर का नाम था, नूरुद्दीन जो है आपका जहांगीर का नाम था, आलमगीर जो है आपका औरंगजेब का नाम था। इस चीज़ को यहाँ पर देखना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। प्राचीन भारत से जैन धर्म, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे। यहाँ पर पूछा गया जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे। एक जो है ज्ञानतीर्थ जनजाति, बी नंबर मलय जनजाति, सी नंबर लिच्छित जनजाति, डी नंबर साइक जनजाति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ज्ञानतीर्थ जनजाति से थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। विवर्तित है कि इनकी माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। निम्नलिखित अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी साहब जगड़ी, ऑप्शन सी धौली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी जो है कि साहब जगड़ी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खोरठा, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख साहब जगड़ी एवं मानसेहरा से है, जबकि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारत के स्थापित अभिलेखों में हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ जाए, फटाक क्या जाए। यहाँ पर अभिकथन के बारे में बात किया है। नीचे दिए गए कथनों को जो है अभिकथनों देखा है। ऑप्शन अभिकथन ए, भारत रोम व्यापार संबंध के 3री और 4वीं शताब्दी ईसा पश्चात में कमी आई। कारण आर, ब्रह्म तत्व के बढ़ते हुए प्रभुत्व के समुद्र यात्रा को प्रतिबिंब बना दिया। अब इसके जो है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी में दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है ए तथा आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन डी में दिया है ए तथा आर दोनों गलत है। इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। अब इसका जो है कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर
व्याख्या। 34 शताब्दी ईसा पूर्व में भारत रोम के मध्य व्यापार में कमी आई, चूँकि इस समय तक भारत कई राज्यों पर विदेशियों की कब्जा हो चुका था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था जटिल हो गई थी, जिसमें समुद्री यात्रा करना पाप समझा जाता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। 12 में क्या दिया गया? अभिकथन दिया गया। तो अभिकथन देखते हैं इसका। ए में लिखा है, भारत की उत्तरी परिसीमा का हिमालय स्थित है तथा इसकी दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी परिसीमा मुक्त सागर से घिरी है। आर में कहा है, इस प्रकार भारत दुनिया के अन्य भागों से कट गया है। अब उपयुक्त को पढ़िए तथा अग्र दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में दिया गया है ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी में दिया है ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है ए तथा आर दोनों गलत है। डी में कहा गया है ए तथा आर दोनों सही है। इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ए सही है तथा आर गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की प्राकृतिक सीमा उत्तर में हिमालय से और बाकी तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, जिससे भारत आदि काल से दुनिया के शेष भागों से संपर्क में है। प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार यूरोप, मध्य एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपों से होता रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। पहला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ग्रीक, फिर रोमन है, फिर शक है और फिर प्रतिहार है। इसको जो है कि क्रम वाइज जो है दिखाना है। तो ऑप्शन ए में आपका 4, 3, 1 उसके बाद 2 लिखा है। ऑप्शन बी में 4, 1, 3 और 4 लिखा है। ऑप्शन सी में आपका 3, 4, 1 और 2 लिखा है। ऑप्शन डी में जो है आपका 4, 1, 3 और 2 लिखा है। तो इसमें से आपका कौन सा कर्म सही है? तो इसका जो कर्म आपका जो है बी नंबर का सही है। मतलब कि आपका सबसे पहले 2 हो जाएगा रोमन, उसके बाद हो जाएगा 1 ग्रीक, उसके बाद 3 हो जाएगा आपका शक, उसके बाद 4 हो जाएगा प्रतिहार। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। रोम से भारत का संपर्क बेहद प्राचीन काल से ही रहा है। संभवतः दक्षिण भारत में महापाषाण काल से ही, मौर्योत्तर काल में ही प्रथम ग्रीक यूनानी भारत आए। इसके बाद शकों का भारत में आगमन हुआ, जो पश्चिमी भारत में बसे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित देवताओं का ऋग्वेद कालीन समाज में उसके महत्व के कर्म से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। 1 नंबर में अग्नि, 2 नंबर में वरुण, 3 नंबर में इंद्र और 4 में आपका मारुत दिया है। अब इसका जो है कूट में आपका आंसर देना है। ऑप्शन ए में आपका 2, 1, 3, 4 दिया है। ऑप्शन बी में आपका 3, 1, 2, 4 है। ऑप्शन सी में 4, 2, 1, 3 है। ऑप्शन डी में 1, 2, 3, 4 है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका सही हो जाएगा। मतलब सबसे पहले आपका इंद्र होगा, उसके बाद अग्नि होगा, उसके बाद वरुण होगा, उसके बाद मरुत होगा। अब जो है कि इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या है, वैदिक काल में प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मरुत, प्रवंश आदि थे। विशेष तथ्य, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र की स्तुति पर 250 सूक्त मिलते हैं। ऋग्वेद के दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि हैं। अग्नि के स्तुति पर 200 सूक्ति मिलते हैं। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। मरुत आंधी तूफान के देवता हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। 15 में लिखा हुआ है, 15 में लिखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची 1 और 2 दिया है। सूची 1 में क्या क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सूची 2 में क्या क्या लिखा है उसको देखते हैं। ए में आपका सूत सूत्र, बी गृह सूत्र, सी धर्म सूत्र, डी जो है शुक्ल सूत्र। और सूची 2 में दिया है धार्मिक तथा लैंगिक विधि एवं प्रशासन। 2 में दिया है महाबलिदान को संपन्न करने के नियम। और 3 में दिया है दैनिक जीवन से संबंधित समारोह के निर्देश। 4 में दिया है बलि वेदियों तथा अग्नि वेदियों के पाप तथा निर्माण संबंधित नियम। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देखते हैं कूट में देखते हैं। और 4 ऑप्शन में है आपका 1 में दिया 1, 2, 3 और 4। मतलब इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। पहले होगा 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको व्याख्या में देखते हैं और पता चलेगा कि क्या है।
सूची एक शोध सूत्र जो है आपका महाबलिदानियों से संपन्न करने का नियम है। गृह सूत्र जो है दैनिक जीवन से संबंधित समारोह के लिए निर्देश है। उसके बाद आपका धर्म सूत्र धार्मिक तथा लैंगिक विधि का प्रशासन है। और उसके बाद शुल्क सूत्र जो है बलि वेदियों तथा अग्नि वेदियों के माप तथा निर्माण संबंधी नियम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 को देखते हैं, है ना। 16 को देखते हैं। 16 में क्या लिखा है, मध्यकालीन भारत से आपका क्वेश्चन आएगा। तो मध्यकालीन भारत को जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी घाघरा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। व्याख्या, मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर गंगा नदी का पानी पीते थे। इस्लामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुगल मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू त्यौहार होली एवं अन्य त्योहारों में भाग लिया तथा गंगा जल का पान करता था। जबकि अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आयन अकबरी में इस बात का जिक्र किया है कि मुगल शासक अकबर पीने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया करता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। तो 17 की ओर देखते हैं 17 में कौन सा सवाल है। 17 नंबर के सवाल में पूछा गया है, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? अमीर खुसरो ने कौन सा वाद्य यंत्र आविष्कार किया था वो देखना। ऑप्शन ए वालियन, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी गिटार, ऑप्शन डी सितार। तो इसका आंसर आपका दो में हो सकता है। आपका जो है कि ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, तबला और सितार। अब देखिए अमीर खुसरो की व्याख्या देखते हैं। अमीर खुसरो ने तबला और सितार दोनों का वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो का प्रसिद्ध सूफी संत निमाजुद्दीन का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 18 में अब हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? ऑप्शन ए आम्बेर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी मकराना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मकराना से जो है कि ताजमहल का जो पत्थर था उसके लाया गया था। इसका व्याख्या देखते हैं। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर मकराना से लाए गए थे। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापित वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसकी व्याख्या हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 19 का है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए, कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। 1 नंबर पानीपत का युद्ध, 2 नंबर हल्दी घाटी का युद्ध, 3 नंबर बक्सर का युद्ध और 4 धर्मत का युद्ध। यहाँ पर देखना है और इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए आपका जो है सही है। इसको व्याख्या में हम लोग देखते हैं। व्याख्या में देखते हैं सबसे पहले जो आपका जो हो जाएगा पानीपत का युद्ध। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। उसके बाद होगा हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में। उसके बाद जो है धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 20वां क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को जो है आर कहा गया है। अभिकथन ए, अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था। कारण, मुगलों के मध्य एशिया के संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत पर स्थापित करना आवश्यक था। उपयुक्त दोनों कथनों संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब यहाँ पर कूट दिया है, 4 कूट देंगे, है ना। तो पहला देखिए, पहला में लिखा है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या आर है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या को हम लोग आगे देखते हैं। इसको पहले हटेगा तब ना। व्याख्या, अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था क्योंकि मध्य एशिया की राजनीति में मुगलों का संबंध विच्छेद हो गया था। अतः भारत में अपने साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार हेतु एक शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता थी। साथ ही राजपूतों की वीरता, स्वामी भक्ति एवं वफादारी से ने अकबर को इससे मित्रता बनाने हेतु प्रेरित किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में जाते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को अभिकथन आर कहा गया है। अभिकथन ए,
अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में थी। आर, दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य के भाग नहीं थे। उपयुक्त दोनों का वक्तव्यों का संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब यहाँ पर आपके 4 कोट दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या कर आर है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट इसका जो है कि व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त प्रश्न में अभिकथन और कारण दोनों सत्य है परंतु अभिकथन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। मुगल काल में अकबर ने या बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। उसके समय में व्यापार वाणिज्य उन्नत व्यवस्था में था। अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में से थी। हालांकि दक्षिण भारत में उत्पाद क्षेत्र और निर्यात बंदरगाह अकबर के साम्राज्य में भाग नहीं थे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ रहे हैं। 22 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित भक्ति संतों की सही कला अनुक्रम में विकसित कीजिए। 1 चैतन्य, 2 रामानुज, 3 तुकाराम और 4 नामदेव। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए में दिया गया 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4। ऑप्शन बी में पहले 4 फिर 2 फिर 3 फिर 1। ऑप्शन सी में पहले 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3। ऑप्शन डी में पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 4। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सबसे पहले 2 रामानुज, उसके बाद होगा 4 मतलब नामदेव, फिर होगा आपका 1 चैतन्य, उसके बाद होगा 3 तुकाराम। ये आपका जो है कि सही कर्म था। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर इसको जो है कि पहले व्याख्या करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो इसका जो है रामानुज का समय काल 1017 से 1137 ईस्वी, 11वीं से 12वीं शताब्दी 1016 से 1037 ईस्वी का है। नामदेव महाराष्ट्र के संत थे जिसका समय 1270 13वीं शताब्दी के हैं। चैतन्य का जन्म 1446 ईस्वी बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, जबकि तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी शिवाजी के समाकलिन थे। अब हम लोग जो है कि 23 नंबर जाते हैं। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1914। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1910 ईस्वी में भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग 24 की ओर जो है कि बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग इसकी जो है कि व्याख्या को देखेंगे। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई। विवर्तित है कि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम स्थल है। 1910 ईस्वी में ही इलाहाबाद के विलियम वेडरवंट की अध्यक्षता में कांग्रेस का 26वां अधिवेशन हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़े हैं। 24 में लिखा है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था। ऑप्शन ए कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी पुलकेशिन, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जोमर्सियन। तो ऑप्शन आपका सी जो है कि आपका सही हो जाएगा। पुर्तगालियों का विरोध करने वाले सबसे पहले अकबर थे। अब इसकी जो है कि व्याख्या को देखते हैं। भारतीय शासकों में सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध मुगल बादशाह अकबर ने किया था। अकबर के शासन काल में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज भारत में आ चुके थे, परंतु 16वीं सदी में भारतीय समुद्र तट पुर्तगाली ही प्रभावपूर्ण थे। पुर्तगालियों ने अकबर के दरबार में समय समय पर ईसाई पादरी भेजे और ईसाई धर्म एवं चर्च स्थापित करने की महत्ता पर जोर दिया, परंतु अकबर द्वारा अच्छे संबंधों के अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई लाभ न प्राप्त हुआ। विवर्तित हो कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था, जहां पर तत्कालीन शासन जोमरीन उपाधि का वंशज ने उसका स्वागत किया एवं व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर
पढ़ चुके हैं। 25 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता है? ऑप्शन ए मुगल सम्राट, ऑप्शन बी बंगाल नवाब, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम का गवर्नर, ऑप्शन डी बंगाल का दीवान। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्ट विलियम का गवर्नर। अब इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है, फोर्ट विलियम कलकत्ता के गवर्नर द्वारा दस्तक जारी किया जाता था। दस्तक एक प्रकार का व्यापारिक अल्पत्र होता था। 1717 ईस्वी में फर्दियांस ने एक फरमान द्वारा आयात तथा निर्यात कर में छूट दे दी थी, लेकिन दस्तक द्वारा ब्रिटिश अधिकारी अपना निजी व्यापार करते थे तथा नवाब को कर से वंचित रखते थे, जिसके कारण बंगाल के नवाब का अंग्रेजों के प्रति कर को लेकर विरोध का स्थापित बनी रहती थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में पहुंच गए। 26 में क्या लिखता है, मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियासतें किसे प्रदान की थी? ऑप्शन ए पुर्तगालियों को, ऑप्शन बी डच को, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों को, ऑप्शन डी अंग्रेजों को। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियासतें फ्रांसीसियों को प्रदान की थी। चूँकि फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बनाने का वादा किया था, विदित है कि मुजफ्फर जंग नासिर जंग का भतीजा एवं हैदराबाद निजाम आसफा का पुत्र था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 में क्या है, 27 में आप देखिए नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं। एक तो अभिकथन ए है तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की। कारण आर पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों का नियंत्रण करना था। उपयुक्त दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका हम लोग देखते हैं, कूट देखते हैं। कूट यहाँ पर आपका जो है कि ऑप्शन ए में कहा गया ए गलत है परंतु आर सही। ऑप्शन बी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। डी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर आप देखिएगा तो इसका ऑप्शन सी आपका सही, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब इसका हम लोग जो है कि व्याख्या को देखते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों की हिंसात्मक गतिविधियों प्रारंभ की, क्योंकि पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। इसी व्यवस्था के तहत पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापार का नियंत्रण हेतु कॉर्टेस परिमेट की व्यवस्था की थी। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के पश्चात शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कारण आर पश्चात शिक्षा के इसके विकास के लिए सहायक एवं समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन था। उपयुक्त वक्तव्य का संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर आपके चार कूट है। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब हम लोग जो है कि इसकी व्याख्या को देखते हैं। आधुनिक काल में भारत में अंग्रेजों का शासन काल में राष्ट्रीयता की भावना का विशेष रूप से विकास हुआ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार से एक ऐसे विशिष्ट वर्ग का निर्माण हुआ जो स्वतंत्रता के प्रति अपने अधिकारों को लेकर सजग हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का पश्चात शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि पश्चात शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक तथा समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया। इस प्रकार ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 29 में जाते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए सन 1947 के विभाजन के फलस्वरूप आबादी का बड़े पैमाने का विस्थापन हुआ। और कारण आर सन 1947 का विभाजन अविराचित तथा विवेकहीन था। उपयुक्त वक्तव्य संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कुट ए सही है तथा परंतु आर गलत है। बी ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। इसको और आगे थोड़ा देखते हैं। ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का पूर्ण वितरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन डी ए तथा आर दोनों गलत है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी जो है सही है। व्याख्या देखते हैं। 1947 में भारत का विभाजन एक अविवेकपूर्ण और अनुचित कदम था, क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता की समस्या का समाधान होना मुश्किल था, परंतु तत्कालीन घटनाक्रम में यह अविवेकी कदम अविवेक हो गया था, क्योंकि जिन्ना एवं लिंग
जिन्ना एवं लिंग इसके लिए कटिबद्ध हो चुके थे। इस विभाजन के कारण हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान बड़े पैमाने पर क्रमशः मुसलमान एवं हिंदुओं का पलायन हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका दिया शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में दीजिए। तो यहाँ पर शिवाजी से जो है घटना है उसको जो है सही क्रम में यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं। पुलंदर की संधि, 2 सूरत की पहली लूटमार और 3 राज अभिषेक, 4 अलगरा आगमर। तो यहाँ पर आपका जो 4 ऑप्शन दिया और ऑप्शन के अनुसार ये जो है ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा। इसका सही क्रम को यहाँ पर हम लोग व्याख्या में देखते हैं। तो व्याख्या में क्या है, सूरत की पहली लूटमार आपका जो है कि 1664 ईस्वी जनवरी में हुआ था। पुलंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में हुआ था। आगरा का आगमन जो है आपका मई 1666 में हुआ था। राज अभिषेक आपका जो है जून 1674 ईस्वी में हुआ था। ये आपके जो है कि टोटल 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला वीडियो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।